हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? फिर से स्वागत है आपका कोमल सक्सेस पॉइंट पर। जाते जाते हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक चुके थे, लेकिन अब वापस आए हैं इसी प्लेटफॉर्म पर और वापस हम आज टकराव की ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी इस कोशिश को थोड़ा सा बड़ा बनाइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जी। आज का जो मुद्दा है, विशेष तौर पर मुद्दा है कि भारत और चाइना के बीच में जो टकराव की स्थिति बनी हुई है, उस पर मैं मेरे मेहमानों से आपको परिचित करवाऊं। उससे पहले बता देता हूं कि परमाणु हमले तक की बात आ चुकी है कि परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। परमाणु युद्ध हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध में ये बदल जाएगा। तो मेरे साथ आज मेहमान जुड़े हुए हैं सूरज सिंह परमार फ्रॉम धौलपुर से, अमनदीप 6H फ्रॉम अनूपगढ़ से। तो मेरा प्रश्न है जो अमनदीप जी से ही है कि भारत और चीन के बीच जो टकराव चल रहा है, उसके बीच में आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है और क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए सर, अभी जो टकराव हुआ है तो उसमें जंग होने यानी कि युद्ध होने के चांस ना के बराबर हैं। युद्ध होने के चांसेस हैं जो ना के बराबर हैं जी। बिल्कुल सर, सोचना तो मेरा भी यही है, क्योंकि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अपनी ज़मीन से युद्ध करना नहीं चाहेगा। तो मेरी सोच यही है कि चीन अपनी धरती से युद्ध करना नहीं चाहेगा, ना अपनी धरती पे युद्ध चाहेगा। अगर वो ऐसा चाहता है, अगर वो सोचे कि पाकिस्तान, तो आज के ही न्यूज़पेपर में आज मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्रालय है उसने पाकिस्तान को समझाया है कि वो कहते हैं ना कि भारत के विरोध में जाकर के चीन का सपोर्ट ना करे, क्योंकि फ़िलहाल कोरोना की स्थिति जो हुई थी उसके चलते सारी की सारी महाशक्तियाँ हैं वो चीन को घेरे हुए हैं और चीन को भारत के साथ मिलकर के अलग थलग करने में लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान ऐसे में सपोर्ट में आता है, पाकिस्तान अपनी ज़मीन देता है लड़ने के लिए, तो पाकिस्तान खुद अलग थलग पड़ जाएगा। चीन और पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी हो जाएगी सर। और चीन कभी नहीं चाहेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था ख़राब हो। चीन हमेशा यही चाहता है कि वो सबसे सुपर पावर बने, ना कि जाए। उसको अच्छी तरह पता है कि युद्ध होने के परिणाम क्या है। सर, युद्ध का आगाज़ तो भारत ने कर दिया है। 59F डिलीट करके क्या मैसेज दिया है भारत ने? भारत शिव का देश है सर, हिमालय का देश है, शिव का देश है। शिव का तो एक ही है, वैरागी है। हम तो वैरागी हैं। बुद्ध किसका देश है सर? बुद्ध दिया तो हमने है, हमने तो एक शुद्ध बुद्ध दिया था, लेकिन उन्होंने, चीन वालों ने उसको अशुद्ध ही कर दिया, अशुद्ध कर दिया। हमारे ज्ञान को, हमसे ज्ञान लेकर के, एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे भारत देश के शिष्य हैं वो। लेकिन ये अपनी कहावत है कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। तो बहुत खूब इस बात में मैं सहमत हूँ आपकी। लेकिन जो फिलहाल ये जो चल रहा है, तो ये बताइए कि जो सीमा पर जो टकराव बना हुआ है, बहुत खतरनाक टकराव बना हुआ है, बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है। आप मुझे ये बताइए, भारत बता देता है कि हमारे देश के इतने जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, बाकायदा उनके परिवारों को सांत्वना दी जाती है। सर, चीन में ऐसा क्यों नहीं? सर, हर देश अपने भारत की तरह थोड़ी है। यहाँ पे तो अगर हम अपनी एयर स्ट्राइक बता देते हैं तो लोग सबूत मांगने लग जाते हैं, लोग ये पूछने लग जाते हैं बताओ तो कैसे की एयर स्ट्राइक, जबकि वो लोग नहीं समझते कि युद्ध की एक रणनीति होती है। रणनीति किसी के सामने खोली नहीं जाती। एक पहलवान अगर अपने सारे दाव किसी को सिखा दे और सामने वाला पहलवान वापस आकर के ये कह दे कि मैं तो आपसे युद्ध करूंगा, तो वो तो हारा हुआ है। भारत देश में ये है। लेकिन सर, वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार है, सीधी है। वहाँ के लोग भी जहाँ तक है, यहाँ जो राजनीति करते हैं ना लोग, कई लोग हैं ऐसे जो राजनीति करते समय ये भूल जाते हैं कि वो देश के विरोध में भी बोल रहे हैं, और यही रीज़न है मेन। मतलब यहाँ पर मैं पिछले कुछ दिनों एक रिपोर्टिंग देख रहा था, वहाँ पर ये कहा गया, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है, उनके एंकर ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाकर के ये कहा कि जी ये जो सरहद की रक्षा करना है, ये सैनिक का काम है, ये सैनिक की जिम्मेदारी है, इसमें राजनीतिक पार्टी क्या करेगी? सैनिक से पहले सर देश के हर एक जवान, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सर, उन्होंने ये कहा कि ये सैनिक की जिम्मेदारी है, न कि प्रधानमंत्री की। मैं पहली बात तो मेरे मत के अनुसार मैं ऐसे व्यक्ति की निंदा करता हूँ। दूसरी बात, ठीक है, उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट किया या उन्होंने सेना को टारगेट किया। उन्होंने एक पार्टी को किया जो कि अभी सत्ता में है। किसी को भी टारगेट किया हो या किसी का भी सपोर्ट किया हो, मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि देश
मतलब आप हर सबको सेना पे छोड़ दोगे क्या? आप तो हर चीज़ में जब भी आपको खतरा महसूस आप तो उनको आगे कर दो, उनको मारने पे आगे कर दो, मरने के लिए आगे सैनिक रहे, बाद बाकी ऐश तुम करो। तो ये थोड़ी होता है। हाँ, आप ये कह सकते थे कि एक अच्छा प्रधान ही एक अच्छे, या कह सकते हैं कि एक अच्छा सेनापति ही एक अच्छी सेना का नेतृत्व कर सकता है। आप ये बात कह सकते हो कि अकेली जिम्मेदारी क्यों नहीं है सर? जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की है। आप देश के अंदर से कचरा ख़त्म करो, बाहर वाला कचरा अंदर आ ही नहीं सकता। तो फिर जम्मू में क्या हो रहा है सर? जम्मू में अंदर से कचरा समाप्त तो हुआ सर। कहाँ हुआ सर? आए दिन हम देख रहे हैं। नहीं सर, आए दिन देख नहीं रहे, आए दिन देख रहे थे। नहीं सर, आए दिन ही देख रहे हैं लगातार। कल परसों ही आतंकवादियों के हाथ से एक बच्चे की जान छुड़ाई सर। बहुत कुछ बदलाव हुआ है। ये आतंकवादियों अगर घुसते हैं तो सर, कुछ दिन पहले की मेरी बात है कि हमारे कुछ ही सैनिक, कह सकते हैं, मैं सैनिक को नहीं कहूँगा, उनको तो सीधा देशद्रोही कहूँगा। नाम उनके सब सामने अगर सैनिक नाम लगे तो दब्बा है, ठीक है, तो देशद्रोही कहूँगा। कुछ देशद्रोहियों की वजह से वो घुसपैठ वगैरह करवाते हैं, कुछ करवाते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से तो मैंने सीधी कह दिया ना कि केवल सैनिक का काम नहीं है, हमारा भी दायित्व तो बनता है सर। हम आज एक, मैं थोड़ा सा आपको शायद ऐसा लगे कि मैं भटक रहा हूँ, लेकिन भटक नहीं रहा। मैं इस बात को इस दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि हम कहते हैं भ्रष्टाचार का, जैसे भ्रष्टाचार की वजह से ही होता है सब कुछ। अंदर जो हो रहा है, अगर कोई आतंकवादी अंदर पैदा हो रहा है, भ्रष्टाचार मतलब पैसे की खातिर ही कर रहा है, 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लालच में ही कर रहा है। भ्रष्टाचार होता ही पैसे के लालच में ही है। तो सर, भ्रष्टाचार स्टार्ट हमसे होता है। मैं करता हूँ भ्रष्टाचार। मैं रोडवेज में सवारी करने से लेकर के हर एक कार्य में भ्रष्टाचार करता हूँ। मैं का मतलब मैं एक भारत देश का नागरिक हूँ। आपने तो पहली जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं अंदर से साफ रखूं। हाँ, बाद बाकी जिम्मेदारी नहीं कह सकते सैनिकों की। अरे वो तो हमारे लिए एक तरीके से, मैं तो ये कहता हूँ, हम भगवानों को, मंदिरों को पूजते हैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन वो तो साक्षात देव सेना है जो हमको सुरक्षित रखती है सर। इस देश का, मैं कह रहा हूँ कि इस देश के बच्चे को, हर धर्म जाति को, हर इंसान को अगर किसी की पूजा करनी चाहिए तो वो अपनी सेना है, क्योंकि उसके वजह से ही हम आज घर में बैठे नहीं। आपको पता है सर, अपने दुश्मन, अपन चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए हैं। सैनिकों पर राजनीति होती है सर। उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई जाती है। बिल्कुल पहुंचाई जाती है सर। उनसे हर बार सवाल पूछा जाता है कि कितने मारे, कितने युद्ध, कहाँ युद्ध करके आए। सवाल किए जाते हैं, सवाल उठाए जाते हैं और सबूत मांगे जाते हैं। चलो ठीक है, आप उनके पास जाइए। कौन मांगता है सबूत सर? विपक्ष, आज का विपक्ष कौन है सर? आज तो बीजेपी पार्टी है, तो विपक्ष कांग्रेस है जी। नहीं, बस एक ही है सर। और आम आदमी पार्टी भी है, और देश में बहुजन समाज पार्टी है, और भी है इसके साथ। विपक्ष तो सर बीजेपी को छोड़ के, या बीजेपी का जो गठबंधन है उसको छोड़ के, बाद बाकी जितने भी गठबंधन है सारे विपक्ष में ही आते हैं अपने। सर, अभी जो पीछे समय चल रहा था, सारे के सारे विपक्ष एक ही सुर और एक ही लय में बोल रहे थे। तो सर, सबकी आवाज़ कैसे गलत हो सकती है? सर, चुनाव होने से पहले सारे विपक्ष एक साथ देखे हो आपने, एक ही मंच पर। सर के प्रिय, मतलब सारे विपक्षी, मैं अब किसी का विशेष नाम नहीं लूँगा, किसी के ऊपर विशेष व्यंग नहीं करूँगा, सारे के सारे विपक्षी एक साथ खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि आज मतलब ये सब मिल करके, मेरे को खुद को ऐसा लगने लग गया यार, मतलब इतने व्यक्ति एक साथ खड़े, इसका मतलब नरेंद्र मोदी तो अपना जो आज का प्राइम मिनिस्टर है उस समय, तो मैंने कि ये तो यार बहुत गलत व्यक्ति है, हमने तो गलत व्यक्ति को वोट दे दिया साहब। भले मैंने दिया हो ना दिया हो, लेकिन एक आम नागरिक की तहत पे मैं सोच बता रहा हूँ। लेकिन भारत ने तो सर्वोपरि में रखा ना सर उनको। मैं दिया ना दिया, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक भारत के नागरिक की बात बता रहा हूँ, चाहे मैंने दिया हो या नहीं दिया हो। तो मैं सोचा, मैं एक भारत के नागरिक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं खुद की नहीं बोल रहा। मैं सोचा, मैं समझ रहा हूँ सर, आप अपने मतलब कमेंट को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं। आप ये चिंता मत कीजिए, आप अपनी बात को रखिए। तो सर, मैंने सोच लिया यार कि यार नरेंद्र मोदी जी तो यार गलत आदमी है, जब इतने लोग उनके विपक्ष में खड़े हैं। लेकिन फिर बहुत अच्छे से अपने कुछ बुजुर्ग, या कह सकते हैं सीनियर सिटीजन के पास बैठे, उनसे पुरानी सरकारों के बारे में जायज़ा लिया, तब जाके पता चला कि सारे चोर मिल गए हैं सर। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरीके से कि कोई पार्टी सारी की सारी शुद्ध है, अशुद्ध सारे पार्टियों में। सारे चोर हैं सर बाकी विपक्ष के लोग? नहीं सर, सूरज जी बात से मैं सहमत हूँ कि हर पार्टी में चोर तो हैं।
चाहे वो आम आदमी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है। कौन सर? तो अब एक बंदे का तो अपने प्रॉपर बता नहीं सकते। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको मैं ज़्यादा सवालों के घेरे में नहीं मतलब परेशान करूँगा। आप मुझे ये बताइए, हम यहाँ से निकल करके दूसरे फेस में आते हैं, हम दूसरे चैप्टर में आते हैं। अगर भारत और चीन के बीच में तनातनी है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा या उठा रहा है? पाकिस्तान घुसपैठ करेगा, ये तो पक्का है। सर वो आज का नहीं कर रहा है, वो जब से देश आज़ाद हुए हैं, दोनों बंटे हैं, तब से घुसपैठ कर रहा है लगातार। लेकिन अब क्या? हाँ, अब अगर युद्ध की स्थिति होती है तो पाकिस्तान ज़रूर भारत के साथ छेड़छाड़ करेगा। सर वो तो पहले भी करता है, इसमें नई बात क्या है? युद्ध हुआ तो ही क्यों? मैंने ये पूछा कि अगर युद्ध होता है तो उसकी भूमिका क्या रहेगी? तो युद्ध में वो चीन का साथ देगा। सर ये भी कोई नई बात नहीं है, आप बताइए सर। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया सर कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान को कि आप चीन के पक्ष में जाकर के खड़े न हो, वरना आपकी भी हालत बहुत बुरी हो सकती है। ये बात हुई, ये किसने कहा? आपने अभी सुना, ठीक है। आप कह रहे हो कि घुसपैठ करेगा, वो आज का नहीं कर रहा है। आप कह रहे हो कि युद्ध हुआ तो चीन का साथ देगा, वो आज का नहीं कर रहा है। लेकिन अभी क्या भूमिका रहेगी? अभी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि कोरोना काल में पूरा विश्व चीन के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, सामने खड़ा हुआ है। इसमें पाकिस्तान अपनी भूमिका किस कदर निभाएगा, ये बात पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि सर वो जम्मू कश्मीर है ना, वो भारत से हड़पना चाहता है। सर वो तो पहले भी था। इसमें कोई मैं थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हूँ, माफ़ कीजिएगा अमन भाई जी। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का सर ने बताया, तो मेरी सोच तो यही है कि पाकिस्तान जहाँ तक है वहाँ तक अपने कदम अब थोड़ा सा पीछे उठाएगा, और उसको हटाना भी चाहिए। क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत चीन जैसे देश के सामने छाती ठोक के खड़ा हो सकता है तो उसकी तो औकात ही क्या है? औकात ही क्या है उसकी? तो उसको तो हम थोड़े से कुछ दिन पहले समोसे रसगुल्ले खिला चुके हैं, एयर स्ट्राइक और स्ट्राइक करके। क्या दिक्कत है? हाँ, जो पुलवामा हुआ, ये बाद में उड़ी हुआ, ये सब करके हमने उनको बता दिया है। और फिलहाल जो वर्तमान जो स्थिति है, भारत एक शेर की तरह खड़ा हुआ है और चीन है जो भीगी बिल्ली की तरह पीछे जा रहा है, राइट। तो इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब फंस गया है। एक तरफ तो वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है कि चीन आए पाकिस्तान में और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ पर लगे, और चाइना के लोग भी वहाँ पे हैं। ऐसे में वो फंस गया है कि अब मैं क्या करूँ। यानी कि आर्थिक पैकेज की अगर बात करें तो भी चाइना से अच्छा खासा उसे मिल रहा है। तो इस वक्त वो घिर चुका है, क्योंकि अमेरिका है जो भारत का खुले तौर पर समर्थन दे चुका है। रूस है, उसने अभी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, और रूस कभी करता भी नहीं है, और रूस ना भारत के विरुद्ध होता है। यानी कि वो दोनों की बराबरी की भूमिका निभाता है, और जिस तरफ रूस हो जाता है, कहा जाता है कि उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो चीन तो इस वक्त गिरा हुआ है। पहले इनसे प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ, बाद में आपके पास आता हूँ। तो रूस जो सपोर्ट है वो इंडिया का ही करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कोरोना के कारण बहुत से जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ये तो सर पूरे विश्व में हो चुकी है। तो लेकिन रूस ने एक टाइम ऐसा था जब 1965 में चीन के साथ जंग हुआ था, तो उस समय भी भारत का साथ दिया था रूस ने। तो उस समय अमेरिका ने साथ नहीं दिया था भारत का। जी सर। सर जैसे कि रसिया 1965 की बात होती है, इन्होंने कहा 1965 में अमेरिका ने साथ नहीं दिया था, रशिया ने साथ दिया था। 65 के युद्ध की नहीं सर, मैं वर्तमान की बात कर लेता हूँ। मैं वर्तमान में ही इस बात का जवाब दे देता हूँ। रूस अगर चीन के साथ कहते हैं कि फ़िलहाल चीन के साथ अच्छे संबंध हैं, चीन के साथ अच्छे संबंध होने का उसका जो कारण है वो है अमेरिका का चीन के साथ टकराव। क्योंकि अमेरिका रूस का विपक्ष में है, रूस और अमेरिका का टकराव है, चीन और अमेरिका का टकराव है। तो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन अपना मित्र होता है। उस जरिए से रूस चीन के साथ वो मित्रता नहीं है जो चीन की रूस की भारत के साथ है। रूस अगर ऐसी कोई भी बात आती है वैश्विक स्तर पर या महायुद्ध के स्तर पर, वहाँ वो भारत के सपोर्ट में रहा है। चाहे भारत ने उसको पूछा हो कि नहीं पूछा हो, भारत के एक बड़े भाई के तौर पर हमेशा से वह खड़ा रहा है, न कि चीन। नेहरू जी ने भले ही नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन असली भाई के तौर पर हमेशा इतिहास में भी गवाह है कि रूस ने ही साथ दिया है। सर इस पूरे नक्शे में सबसे डेंजरस, सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? रशिया इस टाइम। किसी को नहीं कह सकते सर, क्योंकि सारे देश हैं वो
अब जैसे रूस की बात करें, रूस भी अपने आप में सक्षम है, अमेरिका को टक्कर देने वाला है। और चीन की बात करें, चीन भी एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप में सक्षम है। हम भले ही विकासशील हैं लेकिन हम भी सक्षम हैं, हर देश को टक्कर देने की क्षमता रखते हैं, हर देश के साथ डट कर के मुकाबला कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी भारत की, ये सारी पूरा विश्व जानता है कि भारत सैनिकों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, भारत हथियारों के ऊपर निर्भर नहीं करता। भारत की तो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि भारत दैवीय देश है जो अपने आप, अपने बाहुबल से और अपने जोश से और अपने आत्मविश्वास से हमेशा युद्ध जीतता आया है। सर एक मिसाल पेश की जाती है, मोसाद। नाम सुना है आपने मोसाद का? मोसाद का मैंने नहीं सुना। अब थोड़ा डिटेल बताइए सर। जी, इजराइल की वो खुफिया एजेंसी है मोसाद। इजराइल खुद ही एक मिसाल है, खुद ही एक मिसाल है जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो खुद। और सबसे बड़ी बात, इजराइल खुद को भारत का एक छोटा भाई मानता है। उसने हर कदम पर जिस तरीके से आज भारत देश के साथ अपने मैत्री हाथ बढ़ाए हैं, उस तरीके से वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में लाने की बात कही है। सब ड्रोन व्यवस्था है या ड्रोन से, वहाँ की तो उदाहरण ही अलग है सर। वहाँ का हर एक व्यक्ति सैनिक है और शायद उसी तर्ज पर हमारे भारत के सेनाध्यक्ष ने अभी जो प्रति व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति जिसकी भी इच्छा हो, स्वेच्छा से 3 वर्ष के लिए आर्मी में जॉब करने के लिए या आर्मी में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए जो अवसर प्रदान करने की जो स्कीम लेके आ रहे हैं, वो शायद जहाँ तक है मेरी थिंकिंग है इजराइल के तरीके पे ही लेके आ रहे हैं। सर मैं आपको दोनों को बता देता हूँ, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इजराइल और ईरान के बीच में एक मान लीजिए छोटा सा युद्ध हुआ था। ईरान के परमाणु जो अड्डे थे उनको तबाह किया था, और जो अमेरिका के जो सुपर पावर जो हेलीकॉप्टर है F-15, उनसे वो तबाह कर दिया गया था। और मिसाल पेश की थी इजराइल ने कि वो पूरे विश्व के अंदर अपने दुश्मन को खाक में मिला सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। तो सर इतना सा देश अगर इजराइल कर सकता है, क्या इजराइल से ही इंडिया ने सीखा है कि किसी भी देश को खाक में मिलाने की हम औकात रखते हैं अगर हमें आंख दिखाने की कोशिश की तो? सर इजराइल के तो बारे में कुछ भी हो, ये नहीं कह सकते हम किसी देश से सीखते हैं। सारे देश अगर बात करें तो विश्वगुरु भारत को कहते हैं, और जो भी सीखते हैं ना वो भारत से सीखते हैं। हमारा तो इतिहास ही रहा है कि हमने विदेशी आक्रांताओं के सामने घुटने आसानी से टेके नहीं हैं। अगर हम हारे भी हैं तो भले कम संख्या में होने के बाद सामने वाले को ये एहसास करा दिया है कि हम कौन थे। और सर हमारा इतिहास तो कैसा, हमारे ऊपर बार बार आक्रमण हुए हैं लेकिन हमारी सभ्यता नष्ट नहीं हुई, हमारी संस्कृति नष्ट नहीं हुई, और अंग्रेज़ों के 200 साल राज करने के बाद भी हम उभर के आ गए। तो हम भी किसी मिसाल से कम नहीं है सर। नहीं मानते हैं सर, हम हैं जो विश्वगुरु रहे हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ किसी से सीखते हैं तो उसमें बुराई क्या है सर? सर सीखने में किसी से बुराई नहीं है, लेकिन मैंने आपका प्रश्न हो सकता है कि किसी अलग तरीके से हो, लेकिन मैंने उसका अर्थ यही निकाला कि आपका कहने का मतलब है कि हर चीज़ हम किसी दूसरे से सीखते हैं। जैसा कि आपने अभी अपने ही बयान में ये कहा पीछे कि अगर इसको रिवर्स करके भी मैं इसको चला सकता हूँ, मैंने ये कहा, मैं मेरी टेक्निकल टीम से कहूँगा कि अगर वो हो सके संभव तो चलाइए क्लिप थोड़ी सी। आपने अभी ये कहा कि इजराइल से सीख करके यहाँ पर एक कानून बनने जा रहा है, 3 वर्ष तक वो आर्मी में अपनी सेवा दे सकता है। तो सर आपने खुद ने कहा कि हमने इजराइल से सीखा है। मैंने कहा सर, आपने जो अपना प्रश्न किया था, आपका प्रश्न था कि क्या हम इजराइल से सीख रहे हैं या हमने हर किसी से इजराइल से सीखा है कि हम हर किसी को टक्कर दे सकते हैं। हर किसी को टक्कर देने वाली बात तो दुनिया हमसे ही सीख रही है। हमने हर किसी को टक्कर दी है। लगभग 12वीं-13वीं सदी के बाद शायद विदेशी आक्रांताओं के हमारे ऊपर आक्रमण हमने देखा है। मुग़ल, खिलजी वगैरह जो भी आए विदेशी आक्रांता, उसके बाद अंग्रेज़ ब्रिटेन सरकार ने भी हमारे ऊपर राज किया 200 साल। उन सबसे निकल के हम भले ही 700-800 साल के उस अंतराल में निकल के तो आए बाहर। मेरे शब्द नहीं है सर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब शब्द है सर, नहीं आपके भी नहीं है, मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे तब उन्होंने कहा था कि हमें इजराइल से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और क्योंकि इजराइल छोटा सा देश है और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, और जिस तरीके से उन्होंने जो सैनिक है वो तैनात नहीं कर रखे हैं सीमा पर, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। तो इसी मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हमें इजराइल से कुछ सीखना चाहिए, दुनिया को कुछ सीखना चाहिए कि डिफेंस कैसे किया जाता है। बिल्कुल सर,
इस बात में तो मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ कि मैं ये नहीं कहा, मैं वापस वही कहता हूँ कि मैंने आपकी उस बात का जवाब दिया जहाँ पे है कि हम सीख रहे हैं कि हर बात हम किसी से नहीं सीखते, लेकिन हाँ, हर किसी की अच्छाई कौन कैसे डिफेंस करता है वो चीज़ अच्छी है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि मैं हर एक अगर किसी कंट्री को अपने नज़र में मानता हूँ तो इजराइल को ही मानता हूँ। कुल मिलाकर के बात यह है कि आप एक भारतीय हैं और भारत के एक नागरिक होने के नाते भारत का मस्तिष्क कभी झुकने नहीं देना चाहते। विश्वगुरु रहा है, विश्वगुरु रहेगा, इस बात पे हम भी एग्री करते हैं। मैं आपकी भावनाओं को भली बातें समझता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई हम नकार नहीं सकते। जैसे ड्रिप सिस्टम है वो इजराइल से ही आया है भारत के अंदर। दूसरा मैं बता देता हूँ कि हाँ जी, जो इजराइल के अंदर 3 साल आर्मी वाला अभी जो ये बता रहे हैं बीच में डिकोड करके, ये भी वहाँ से कुछ हमने सीखा है। और जो सीमा है वो सैनिक आए दिन सीमा पर शहीद होते हैं, तो वहाँ पर भी इतनी डिफेंस है कि मतलब उन्होंने इतने खतरनाक उपकरण लगा रखे हैं कि वहाँ पर सैनिकों की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत सीख रहा है और भारत ने ये बताया भी है कि हमें इजराइल से कुछ सीखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सही बात है सर आपकी, इजराइल से हमें सीखना चाहिए। जो 3 साल वाला आर्मी का जो फंडा है ना, वो सबसे पहले इजराइल में ही लागू हुआ है, तो कुछ ना कुछ हम इजराइल से सीख रहे हैं जी। कुछ ना कुछ नहीं सर, बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से देश ने पूरे विश्व को चौंका दिया था जब इजराइल ने ईरान के अंदर हमला किया था। और इजराइल ने अपने चारों तरफ से ऐसे दुश्मन देश गिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल के एक भी सैनिक सीमा पर तैनात नहीं है सर। इजराइल का सर जो टेक्निकल सिस्टम है ना, वो वास्तविक रूप से हमारे भारत देश में अगर शायद मेरे हिसाब से करार भी हुआ है, वो हमें अपना जो कह सकते हैं कि बॉर्डर का जो टेक्निकल सिस्टम है वो शायद हमको देने के लिए तैयार भी है। वो 75 साल पहले दुनिया को दहला देने वाला परमाणु परीक्षण जापान में हुआ। कौन सी जगह पर हुआ? हिरोशिमा नागासाकी जी, नागासाकी और हिरोशिमा, हाँ जी। तो 1945 जी, वहाँ पे हुआ, वो परमाणु परीक्षण हुआ। और कहते हैं कि वो तो बहुत छोटा बम था, अगर बड़ा होता तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद में जापान में शेल्टर होम का निर्माण किया गया, बंकर बनाए गए और ये कानून कर दिया गया। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद में मैं इस पर आपसे आऊँगा और मेरे दर्शकों को बता देता हूँ कि जापान के अंदर हर एक घर को शेल्टर होम बनाने की पूरी मतलब कह सकते हैं कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। 1 नंबर पे अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे स्विट्ज़रलैंड आता है, जिसको भी अगर अपने घर का निर्माण करना है वो अथॉरिटी से जाएगा, कानूनी तरीके से जाएगा और उसको शेल्टर होम बनाना पड़ेगा, यानी कि बंकर बनाना पड़ेगा। बंकर बनाने के बाद में टीम आएगी, जांचेगी और उसके बाद में उसको अपना आशियाना बनाने की छूट है। लेकिन भारत में क्या, भारत में एक भी शेल्टर होम नहीं है, ना इस पर कोई डिबेट की जाती है। यानी कि जब परमाणु हमला हुआ तो भारत में लोग वीआईपी हैं, वो आर्मी शेल्टर होम की मतलब मदद ले लेंगे, यानी कि बच जाएंगे। हमारा क्या, हमारे आसपास कितने शेल्टर होम हैं? इसी मुद्दे पर मैं अपने मेहमानों का थोड़ा सा रुख है वो मोड़ना चाहूँगा। जी सर। वैसे आपका क्वेश्चन जायज़ है सर, लेकिन फिर भी आज के हालातों को देख करके जो मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि महायुद्ध जैसी विशेष परिस्थितियां होने पर ही परमाणु बम का उपयोग होगा, अर्थात नहीं होगा, क्योंकि हर एक देश के पास अपना परमाणु हथियार है। अगर एक देश किसी दूसरे देश को ख़त्म करना चाहता है और ये तो दूसरा देश स्वयं को भी उस खतरे में डालेगा और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वो अपने लोगों को खतरे में डाले। सर, जो जिस चीज़ का निर्माण हुआ है वो चलेगी, वो यूज होगी, हम ये सब जानते हैं। लेकिन भगवान करे न हो, भगवान करे न हो और कोई भी देश इसमें अपना हाथ आगे न बढ़े, बल्कि सन की तानाशाह है जो नॉर्थ कोरिया, वो कब क्या कुछ कर दे कोई पता नहीं है। और इधर पाकिस्तान का भी हम कुछ कह नहीं सकते। हमारा क्वेश्चन यही है कि क्या हमें शेल्टर होम का निर्माण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर, जिस प्रकार की हमारी आबादी है, घनी आबादी है, उस प्रकार से चल ठीक है, हम मान लें एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि को लेकर के कह सकते हैं कि ठीक है चलो शेल्टर होम बना लेते हैं, लेकिन बना नहीं सकते हम, ये आप भी जानते हैं। क्यों सर, क्यों नहीं बना सकते? अगर हम नहरें बना सकते हैं, अगर हम मेड इन इंडिया बना सकते हैं, अगर हम यहाँ से भगत सिंह जैसे वीर बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे महंगी प्रतिमा अगर बना सकते हैं, तो शेल्टर होम क्यों नहीं सर? आपने एक बात स्वयं कह दी सर, जब हम महावीर बना सकते हैं तो फिर हमें किसी का डर ही नहीं है सर। लेकिन सुरक्षा परमाणु हमला कभी भी हो सकता है सर,
उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी सर? जब जापान बना रहा है, स्विट्ज़रलैंड बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, ब्रिटेन बना रहा है, ये विकासशील देश है सर, तो भारत क्यों नहीं? मेन मुद्दे की अगर बात करूं मैं सर, पहली बात तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, भारत एक घनी आबादी वाला देश है सर। बिल्कुल सर, इसमें कोई जी अगर हम सोचें कि अगर हम दिल्ली में ये व्यवस्था लागू करते हैं, शेल्टर होम बनाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमें पुरानी सारी बस्तियाँ, दिल्ली में तो हालात वो हैं कि अपने जाम ही ऐसे लग जाते हैं कि अपन बना ही नहीं सकते, या तो फिर पूरी दिल्ली को शेल्टर होम में चेंज करना पड़ेगा। सर मेरे को एक बात बताइए, तो फिर अगर परमाणु हमला हो जाता है तो आप गारंटी लेते हैं कि VVIPs हैं जो शेल्टर होम में नहीं जाएंगे, आर्मी शेल्टर होम में? परमाणु हमला कह के तो होगा नहीं सर। अगर हुआ तो, अगर होता है तो उस दौर में हमारे बड़े बड़े राजनेता है, क्या वो आर्मी शेल्टर होम का उपयोग नहीं करेंगे क्या? अगर वो नज़दीक में है क्यों नहीं करेंगे? करना है, करेंगे, कर सकते हैं वो। कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सर? वही तो बात है, वो कर सकते हैं। वही पैसे वालों के लिए पहली बात तो मैं वही गरीब वाला मुद्दा आ जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रणनीति तो होनी चाहिए ना कुछ। रणनीति, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैंने इसका जवाब दिया था सर कि मैं आपकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन मैंने अपना एक विरोधाभास जताया। वो इस बात पर जताया कि भारत की जो आबादी है उसके अकॉर्डिंग भारत में आज अगर शेल्टर होम बनाने की बात करते हैं, किसी भी सिटी में आदमी के पास एक प्लॉट खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इतनी मतलब भीड़ इकट्ठी हो चुकी है शहरों में कि वहाँ मैंने आपको बता दिया कि 2 कमरे बनाने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। वहाँ पर शेल्टर होम व्यक्ति अपने घर का पर्सनल कैसे बनाए? जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, तब से क्या एक भी शेल्टर होम नहीं बनना चाहिए था इतने सालों में? बिल्कुल, उसका मैं आपका समर्थन करता हूं कि जब भारत की, आप इस बात का समर्थन करते हैं, बल्कि इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि अब सरकार को कोई प्रयास करना चाहिए शेल्टर होम में। जबकि मैं ये जब क्वेश्चन को डिबेट थोड़ा सा डाइवर्ट करता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से बनना चाहिए, क्योंकि तब सरकार अलग थी, अब सरकार अलग है। आप क्या कहना चाहते हैं, सीधा बताइए मुझे। मैं सर, आप ये मत सोचिए कि मैं किसी सरकार का विशेष सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा सर। सुनिए सर, मैं विशेष सपोर्ट ना करके मैं एक बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ अगर आपत्ति जताई, मैंने आपकी बात को सहमति प्रदान की कि हाँ गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन ये मेरी खुद की सोच और मेरे खुद का सोच का एक विरोधाभास है जो जनसंख्या आड़े आती है। आप खुद कह रहे हैं विरोधाभास है आपकी सोच का। इसी बात को मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको वापस से दोहरा रहा हूँ, आप वापस अपनी बात को रखिएगा। अगर कोई गलती हो तो आप इसको सही कर लीजिएगा। मैंने ये कहा कि बड़े बड़े राष्ट्र हैं, बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने शेल्टर होम बनाने की मतलब गाइडलाइन जारी की है। मैंने सिर्फ ये कहा था कि क्या भारत को नहीं करना चाहिए? आपने कहा हम नहीं कर सकते, आपने कई हवाले दे दिए मुझे। जब मैंने प्रश्न उठाया कि जब से देश आज़ाद हुआ है क्या तब से एक भी शेल्टर होम का निर्माण नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा बिल्कुल होना चाहिए। ये विरोधाभास है आप में कहीं ना कहीं, आप इसको करेक्ट कीजिए। सर, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था शायद हमारी जनसंख्या कम थी। मेरी सर ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे सर, क्यों बात नहीं? जब जनसंख्या ठीक है सर, जनसंख्या कम थी तो संसाधन भी तो कम थे, आज संसाधन भी तो अधिक हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन, जिस प्रकार की चलो प्रक्रिया जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बड़े बड़े शहर हैं, जब जो देश हैं वो इस बात पर कह रहे हैं कि चलो हम साथ इस तरीके से बंकर बनाएंगे। बंकर बनाने के लिए उनके पास पर्याप्त जगह उनके प्रति व्यक्ति होने चाहिए ना, प्रति घर होना चाहिए ना। भारत देश में जगह ही नहीं है सर। मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरे शायद हो सकता है मेरी बातों को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हो। मैंने कहा पहल करनी चाहिए, होनी चाहिए, सहमत हूँ, मैंने अपनी सहमति दिखाई है। लेकिन मेरी सोच जहाँ तक इस जनसंख्या की भीड़ को देख करके करते हैं तो हम कई जगह तो बना सकते हैं। जैसे हम बात करें पश्चिमी राजस्थान में हम आराम से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जगह काफ़ी है, जनसंख्या कम है और ज़मीन ज़्यादा है अपने पास, यहाँ बना सकते हैं। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में वहाँ कैसे बनाएंगे सर? वहाँ पे सर मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा भारत देश में, मैंने कहा भारत देश में, मुंबई में जगह नहीं है। मान लेता हूँ मुंबई में जगह नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ जी, मैंने जवाब दिया तो इस बात के लिए तो मैं पहले ही सहमत कर चुका कि मैंने विरोधाभास किस जगह दिखाया। मैंने विरोधाभास दिखाया, मैंने दिल्ली का भी उदाहरण दिया, मैंने विरोधाभास उस जगह का दिखाया। अगर हमारे ऊपर कोई परमाणु हथियार फेंकता है सर तो किस जगह फेंकेगा? विरल जगह पे नहीं फेंकेगा, वो फेंकेगा ऐसी जगह पर जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि हो, जैसे दिल्ली जो हमारा दिल है, मुंबई। अगर ब्लास्ट भी होते हैं हमारे यहाँ तो ऐसी इन्हीं जगह पे होते हैं। राजस्थान की बात करें तो जयपुर। तो जयपुर के पास क्या मतलब कोई शेल्टर होम बनाने की जगह है ही नहीं सर?
जयपुर अंदर में फेंकेंगे तो कहाँ बनाएंगे सर? मतलब जब युद्ध के हालात होते हैं और जब परमाणु हमला करने की कगार आती है तो सबसे पहले पता लग जाता है कि परमाणु हमला होगा, तो कुछ लोगों की तो जान बचाई जा सकती है। ऐसे दूसरे देश कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते सर? दूसरे देश कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है सर, वो प्रति व्यक्ति कर रहे हैं। और इस बात का मैं जवाब आपको इस तरीके से समझा दूं, आपकी ही बात को दे करके। आपने कहा कि पैसे वाले हैं, नेता हैं, अमीर हैं, रईस लोग हैं, वो जा कर के जो भी आर्मी के बनाए हुए हैं उनमें जा कर के शरण ले लेंगे। लेकिन सर अगर हम कुछ ही बनाएंगे ना, कुछ ही बंकर बनाएंगे, तो उनमें भी जो बच्चे कुच्चे उनसे छोटे स्तर के पैसे वाले हैं ना, वही जाएंगे। हम जैसे लोग तो बैठे हैं बाहर। सर मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा शेल्टर होम बनाया जाता जब स्वतंत्र हुआ देश और जब परमाणु हमलों का मतलब खतरा पैदा हुआ, तीसरे विश्व युद्ध की आहट होने लगी बीते कुछ वर्षों से, तो शेल्टर होम ऐसे बनाने चाहिए जहां पर 2-4 हज़ार लोग रुक सकें। यानी कि मतलब हमारे देश में ये तो प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए ना कि शेल्टर होम बनानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल, तो इससे तो मैं पहले ही सहमति दर्शा चुका हूँ आपको। स्वतंत्रता के टाइम से या अब? देखो आज अगर चलो जो निकल गया उसकी निकल गया, आज के टाइम पे अगर ज़रूरी है, आज के टाइम पे भी ज़रूरी है और शुरुआत में भी ज़रूरी था, क्योंकि परमाणु का दौर तो बहुत पहले से ही, हमारे देश आज़ाद होने से पहले से ही स्टार्ट हो गया। जो तो दूसरे देश चल रहे थे, ठीक है चलो उस समय टेक्नोलॉजी के चलते या कैसे भी करके हमको नॉलेज नहीं थी, हमारे देश को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जानकारी है तो जिन क्षेत्रों में कर सकते हैं उन क्षेत्रों में करना चाहिए जी। लेकिन साथ के साथ मैं क्लियर कर देता हूँ सर मेरी खुद की बात को। मेरा विरोधाभास मैंने आपको बता चुका हूँ। घनी बस्ती, घनी शहर, दिल्ली, मुंबई, जयपुर जैसे शहर जहाँ के बीच की बस्तियों को आप तोड़ करके बंकर नहीं बना सकते। नहीं सर, हम आपके विरोधाभास की है जो मान और सम्मान करते हैं, और हम आपके विरोधाभास को किसी भी गलत वे में नहीं लेके जाना चाहते। हम आपकी ही बात को करेक्ट करवाना चाहते थे। आपने ये कहा था कि शेल्टर होम अभी नहीं मतलब बना सकते, आपने के हवाले दिए थे। उसके बाद में आपने कहीं ना कहीं हमारी बात को स्वीकार किया है कि हाँ बनाना चाहिए, मतलब जितना भी हो बनाना चाहिए, जितने लोग बचे। ये आपका बड़प्पन है और हम आपके इस बड़प्पन की रिस्पेक्ट करते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए सर, इसमें सबसे बड़ी बात है शेल्टरों में जो वो बड़े बड़े शहरों में बनने चाहिए, ठीक है। उनके जो साइड में जो फ्री एरिया ना वहाँ बनने चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने बम फेंके, तो उस टाइम हालात ऐसे बन गए थे, अमेरिका के पास और कोई चारा नहीं था। उनकी सेना वो बात नहीं कर रहे हैं सर। उन्होंने जो किया वो नहीं कह रहे हैं हम। उन्होंने जो किया उन्होंने कर दिया। आपने कहा कि बड़े बड़े शहरों के आसपास है जो बनने चाहिए। तो देश आज़ाद हुए कितने वर्ष हो गए सर? देश आज़ाद हुए 1947 में आज़ाद हुआ है। आज क्यों नहीं बने सर? अब तक क्यों नहीं बने सर? तो ऐसी सर, पहले देश में टेक्नोलॉजी नहीं होगी। टेक्नोलॉजी सर? कौन सी टेक्नोलॉजी? आप मुझे नाम बताइए, मैं आपको बताता हूँ कौन सी टेक्नोलॉजी थी और कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो देखिए अब इस बात पे आगे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि नहीं सर, वो वर्तमान है, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ। ये अभी चल रहे हैं, वो हम इस पर बात कर चुके हैं और इन्होंने कहा है कि ये करना चाहिए। अभी इन्होंने भी कहा है कि करना चाहिए, इस कदम में मतलब आगे बढ़ाना चाहिए। देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए सर, अब तक शेल्टर होम का निर्माण क्यों नहीं किया गया? परमाणु हमले से बचने के लिए गाइडलाइन क्यों नहीं जारी की गई सर? कभी भी हो सकता है, नॉर्थ कोरिया कभी भी कर सकता है सर, और चीन के और भारत के जो वर्तमान हालात है कभी भी हो सकता है। मैंने आपसे यही साधारण सा प्रश्न पूछा है कि अब तक देश आज़ाद हुआ इतने वर्ष हो गए, क्यों शेल्टर होम का निर्माण नहीं हुआ? इसमें सर अपने पास तो कोई इसका रीज़न नहीं है। चलिए बहरहाल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप शो में आए। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दिल दबा के शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।